हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जो कि हमारे पास है एक्ट नंबर 25 ऑफ 1946। इसमें जो है आपको बहुत बारी एक्ट नंबर भी पूछा जाता है। इसका इनैक्टमेंट डेट है हमारे पास 19 नवंबर 1946। तो ये जो है हमारे पास आपको नाम याद रखना है, उसके बाद आपको एक्ट याद रखना है और इसकी जो है इनैक्टमेंट डेट जो है आपको याद रखनी है। अब इसके लिए इसका पर्पस क्या था वो हम देख लेते हैं। ये जो एक्ट है टू मेक प्रोविजंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स, तो ये एक्ट बनाया गया है जितने भी हमारे पास स्पेशल पुलिस फोर्स के प्रोविजन हैं दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्टेन ऑफेंसेस की यूनियन टेरिटरी में, उसके सुपरिंटेंडेंट्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेड फोर्स की, और एक्सटेंशन के लिए दूसरे एरियाज़ में भी जो पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन है मेंबर्स की सेड फोर्स की इन रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेड ऑफेंसेस। तो बेसिकली जो दिल्ली का एरिया है हमारे पास, उसमें जो पावर है उसका सुपरिंटेंडेंस, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन की कितनी पावर है पुलिस की, इन सब के जो प्रोविजंस हैं हमारे पास इस एक्ट में बताए गए हैं। वेयर एज ये नेसेसरी है कॉन्स्टिट्यूट करना एक स्पेशल पुलिस फोर्स दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्टेन ऑफेंसेस की यूनियन टेरिटरीज में, और ये बनाना जो प्रोविजन है सुपरिंटेंडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेड फोर्स की, और एक्सटेंशन जो है अदर एरिया की पावर और जुरिस्डिक्शन की जो मेंबर्स है सेड फोर्स के इन रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेड ऑफेंसेस, इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलोज। तो सेकंड पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि ये ज़रूरी है कि जो हमारे पास दिल्ली की फोर्सेस हैं उनके लिए हम अलग से स्पेसिफाई करें कि उनकी जो है क्या पावर्स होंगी, क्या उनका जुरिस्डिक्शन होगा इन्वेस्टिगेशन को लेके, जो जो ऑफेंसेस इसमें कवर किए गए हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो एक्ट है वो शुरू हो जाता है। प्रोविजन स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 बातें बताऊंगी। सबसे पहले कि हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये स्पेसिफिकली आपकी CBI APP के लिए, और ये वाला सब्जेक्ट आपको दिल्ली जो आपकी PP की पोस्ट होती है उसमें भी पूछा जाता है। दूसरी बात है, इस जो सीरीज़ जिस तरीके से मैं करवा रही हूँ पॉइंट वाइज और कीवर्ड्स में, इसके लिए जो बेस्ट तरीका है पढ़ने का वो है आपके पास कि सबसे पहले आप अपनी बैरेट्स अपने पास लेके बैठें, आप बैरेट से एक सेक्शन को रीड करें, और उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने सेक्शन को पार्ट्स में करवाया है या की पॉइंट्स में करवाया है, आप जो है उस तरीके से उसके बाद पढ़ें। थर्ड ये है कि इसमें हमारे पास सिर्फ 7 सेक्शंस हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि ये सारे के सारे सेक्शंस जो है आपको वन शॉट में और इसी लेक्चर में जो है मैं फिनिश करवा दूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्ट को। सेक्शन 1 है हमारे पास शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। नाम क्या है एक्ट का? नेम है हमारे पास दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। एप्लीकेशन कहाँ है? ये एक्सटेंड करती है होल ऑफ इंडिया को। तो आपको एप्लीकेशन याद रखनी है कि जो पूरा इंडिया है वहाँ पे एक्सटेंड करेगा। दूसरा आ गया एक्ट का नाम याद रखना है, स्पेसिफिकली ईयर याद रखना है, क्योंकि एक्ट जो है मोस्टली हमें याद होता है बट ईयर में कन्फ्यूजन होती है। तो ईयर है हमारे पास 1946। फिर आ गया सेक्शन 1A हमारे पास इंटरप्रिटेशन सेक्शन। सेक्शन 1A स्टेट करता है कोई भी वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो यूज़ किए गए हैं इस एक्ट में लेकिन स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किए गए हैं, उनका सेम मीनिंग होगा जो दिया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में। तो इंटरप्रिटेशन सेक्शन आपने देखा है बहुत बार, हमारा सेकेंड सेक्शन इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशंस की बात करता है किसी भी एक्ट में। इसमें बताया गया है कि जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं या एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं जिनका मीनिंग यहाँ नहीं दिया गया है, उसके लिए हमें रेफ़र करना है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। आप इसमें एक्ट का नाम याद रखेंगे कि कहाँ से हमें जो है इंटरप्रिटेशन लेनी है वर्ड्स की। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की या जो पावर्स हैं हमारे पास स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की। इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ स्पेशल पुलिस फोर्स, कैसे क्रिएट होती है, कौन क्रिएट करता है। इसमें आ गया हमारे पास कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेटअप करेगी एक स्पेशल पुलिस फोर्स जिसको बोलेंगे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट DSPE।
इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफेंसेस में किसी भी यूनियन टेरिटरी में, जैसा कि नोटिफाई किया जाएगा सेक्शन 3 के अंडर। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी यूनियन टेरिटरी, मतलब इसमें हमारे पास बाकी यूनियन टेरिटरीज जितनी हैं हमारे पास, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, इसके अलावा जो हमारे पास जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन पे जो है ये जो एक्ट है ये अप्लाई होगा। इसको कौन इस्टेब्लिश करेगा या क्रिएट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको क्रिएट करेगी। फिर आ गया पावर्स इन यूनियन टेरिटरीज। जो मेंबर्स हैं DSPE के, उनकी सेम पावर्स होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, प्रिविलेजेस होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स की होती हैं उस यूनियन टेरिटरी में, जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे ऑफेंसेस को और अरेस्ट करते हैं पर्सन्स जो इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हमारे पास किसकी पार या किसके बराबर का जो स्टेटस है वो दिया जाएगा उनके मेंबर्स को, वो है पुलिस ऑफिसर्स के बराबर का। थर्ड है पावर्स ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड अबव। कोई भी DSPE ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर या हायर पोस्ट पे है वो एक्सरसाइज करता है पावर्स एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की, उस एरिया में जहाँ पे उसको पोस्ट किया गया है। जब ऐसा वो करता है तो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो इक्विवेलेंट है, वो बराबर है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे अगर सब इंस्पेक्टर SI या उसके ऊपर हमारे पास कोई और ऑफिसर है तो उसका जो स्टेटस है वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन का दिया गया है। अब सेक्शन 2 में हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है या क्या कीवर्ड्स हैं इसमें हमारे पास? सबसे पहले टाइटल है, ये बताता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स जो हैं हमारे पास स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट की। पहला पॉइंट है कौन क्रिएट करता है, इसमें आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करती है। दूसरा आ गया क्या पावर्स हैं, जो इनके मेंबर्स हैं हमारे पास वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे पुलिस ऑफिसर के। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास पावर्स जो हैं हमारे पास SI की या फिर उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं वो इक्विवेलेंट होंगे यहाँ पे हमारे पास ऑफिसर इंचार्ज जो होता है पुलिस स्टेशन का उसके बराबर। तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है ऑफेंसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन 3 बताता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। पहला बताता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अथॉरिटी है डिसाइड करने की कौन से ऑफेंसेस DSPE इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर आगे ये ऐसा करता है इशू करके एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में। जो नोटिफिकेशन है वो स्पेसिफाई करेगा इंडिविजुअल ऑफेंसेस या फिर क्लास या कैटेगरीज जो है ऑफेंसेस की। तो बेसिकली आपको जो है लिस्ट वाइज कुछ दिया नहीं गया है इस सेक्शन में कि ये जो है आपके पास ऑफेंसेस जो है ट्राई किए जाएंगे DSPE के द्वारा। सेक्शन 3 में बताया गया है कि ऑफेंसेस कौन से हैं जो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे DSPE के द्वारा। पहला बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, दूसरा बताया है नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में, तीसरा बताया है वहीं पे स्पेसिफाई करेगी इंडिविजुअल ऑफेंसेस या जो क्लासेस हैं ऑफेंसेस की। तो आपको बेसिकली ये 3 चीज़ें याद रखनी है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन नंबर 4, सुपरिंटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। पहला आ गया सुपरविजन फॉर करप्शन केसेस। जो ऑफेंसेस हैं हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में, उनका जो सुपरिंटेंडेंस है वो DSPE का वो रेस्ट करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। फिर आगे सुपरविजन फॉर ऑल अदर मैटर्स। दूसरे जितने भी इन्वेस्टिगेशंस या मैटर्स हैं उनका सुपरिंटेंडेंस लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तीसरा आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है DSPE का वो हैंडल किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, जो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आता है डायरेक्टर की पावर। जो डायरेक्टर एक्सरसाइज करता है पावर्स जो सिमिलर होंगी एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की एक स्टेट में, जो स्पेसिफाई किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली क्या चीज़ें हमें याद रखनी है सेक्शन 4 में? पहला तो सेक्शन 4 बात किसकी करता है?
सेक्शन 4 बात करता है सुपरिंटेंडेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हमारे पास स्पेशल पुलिस एक्ट की हैं, दैट इज़ DSPE की हैं। पहला जो बात करता है, इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ऑफेंसेस मैं नीचे बताने जा रही हूँ, वो DSPE करता है, लेकिन इनका सुपरविजन, तो सुपरविजन की अगर बात करें, जो हमारे पास PCA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसका सुपरविजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दूसरा हो गया हमारे पास जो अदर मैटर्स हैं इनके अलावा, उनका जो सुपरविजन है वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास। फिर अदर्स जो मैटर हैं उनका है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तीसरा आ गया इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कौन हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा हमारे पास डायरेक्टर। फोर्थ आ गया इसकी पावर कितनी है डायरेक्टर की, तो जो डायरेक्टर की पावर होगी हमारे पास वो है जो इंस्पेक्टर जनरल है पुलिस का, जो IG हैं पुलिस के, उनके बराबर होगी। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं जिनका सुपरिंटेंडेंस, ऊपर से जो स्टेटस दिया गया है या फिर जो इक्विवेलेंट माना गया है यहाँ पे डायरेक्टर को, या उनकी पावर कितनी है, ये 3 चीज़ें जो है आपको सेक्शन 4 में याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 4A, कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। तो सेक्शन 4A बताता है कि कैसे जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट होता है। पहला पॉइंट है डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर को बेस्ड ऑन जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं हाई लेवल कमिटी के द्वारा। फिर आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटी, उस कमिटी में कौन कौन होता है। कमिटी कंसिस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर को जो चेयरमैन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, या फिर लीडर जो है सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का, अगर कोई ऑफिशियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, ये मेंबर होंगे। तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज जो नॉमिनेट किए गए हैं CJI के द्वारा, वो मेंबर होंगे। फिर आ गया वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है वो वैलिड रहेगी इवन इफ एक वैकेंसी है या एब्सेंस जो है कमिटी मेंबर की, तो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा इवन इफ कोई मेंबर नहीं भी है हमारे पास जो है कमिटी का। तो इसमें याद रखने वाला क्या है, या हमारे पास जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से है वो क्या इंपॉर्टेंट है। पहला सेक्शन और उसका टाइटल। सेक्शन 4A बात करता है कमिटी की, किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए डायरेक्टर की। पहली बात है कि डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। दूसरा जो कमिटी है उसमें कितने मेंबर्स हैं, या जो कॉम्पोजिशन है कमिटी की वो क्या है। 3 मेंबर्स हैं। पहला है हमारे पास PM हमारे पास चेयरपर्सन है। दूसरा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ये हमारे पास मेंबर हैं। तीसरा है हमारे पास CJI या फिर कोई और सुप्रीम कोर्ट जज जो CJI ने नॉमिनेट किया है, ये भी हमारे पास क्या होंगे, मेंबर। तो आप देख सकते हैं तीनों की जो तीनों पोस्ट है हमारे पास वो काफ़ी हाई लेवल के जो मेंबर्स हैं या फिर जो बॉडीज़ हैं उनसे जो है ये मेंबर्स जो है लिए गए हैं। तीसरा है वैलिड रहेगा इसकी जो अपॉइंटमेंट है, इवन इफ़ एब्सेंस है कोई हमारे पास कमेटी मेंबर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जो इसमें याद रखना है वो याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है कमेटी का वो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉबेबल आपका एक MCQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ गया क्राइटेरिया क्या है रिकमेंड करने का ऑफिसर को। जो कमेटी है वो रिकमेंड करती है एक पैनल ऑफ ऑफिसर को बेस्ड ऑन सीनियरिटी, इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेटिंग एंटी करप्शन केसेस। तो यहाँ पे जो है कमेटी जो है हमारे पास वो रिकमेंड करेगी एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स को, किन बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे, इंटीग्रिटी के बेसिस पे, और कितना उनका जो एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेट करने में एंटी करप्शन जो केसेस हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एलिजिबल ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स बिलोंग करना चाहिए इंडियन पुलिस सर्विस IPC को अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951, ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे जो एलिजिबल ऑफिसर है वो कौन होगा। एलिजिबल ऑफिसर है वो एक IPS ऑफिसर होगा, इसके अलावा और कोई भी ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 4 भी बात करता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ डायरेक्टर। तो क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं डायरेक्टर की सर्विस के। पहला आ गया मिनिमम टेन्योर,
एक डायरेक्टर जो सर्व करेगा एटलीस्ट 2 साल तक वो सर्व करेगा उस डेट से जब उसने अज्यूम किया है ऑफिस, रिगार्डलेस जो दूसरे सर्विस रूल्स हैं। फिर आगे एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए एक टाइम पे। ये जो एक्सटेंशन है ये होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, रिकमेंड किया जाना चाहिए कमिटी के द्वारा अंडर सेक्शन 4A सबसेक्शन 1, सपोर्ट किया जाना चाहिए रिटर्न रीजन से। मैक्सिमम टोटल टेन्योर, कोई एक्सटेंशंस अलाउड नहीं है 5 साल अगर वो हो जाते हैं उसको, इंक्लूडिंग जो इनिशियल अपॉइंटमेंट पीरियड है, मतलब जो 2 साल का अपॉइंटमेंट पीरियड है वो भी इंक्लूडेड होगा। ट्रांसफर प्रोटेक्शन, डायरेक्टर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता बिना प्रायर कंसेंट के कमिटी के, जो मेंशन किया गया है सेक्शन 4A सबसेक्शन 1 में। तो इसमें याद रखने वाला क्या है, सेक्शन 4B बात करता है टर्म्स की प्लस कंडीशंस की। पहले हम देखते हैं टर्म्स को, कितनी टर्म्स के मिनिमम जो है हमारे पास वो आ गया 2 साल के लिए जो है उनको रखा जाएगा सर्विस के लिए। एक्सटेंशन हो सकता है 1 साल का, और जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो हो सकता है 5 साल का, इंक्लूडिंग 2 ईयर, मतलब यहाँ पे जो है सिर्फ 3 बारी जो है उनका एक्सटेंशन हो सकता है 1-1 साल के लिए। तो मैक्सिमम 5 साल है, मिनिमम हमारे पास जो है 2 साल है उनका जो टेन्योर है। इसमें जो कंडीशंस हैं याद रखने वाली, जो एक्सटेंशन के लिए पब्लिक इंटरेस्ट कमिटी ने बोला है रिटर्न रीजंस, ये आपका MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको वैसे याद रखना है, आप रख सकते हैं। कंडीशंस में जो पहली कंडीशन है हमारे पास वो है ट्रांसफ़र की, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट यहाँ पे जो है प्रायर कंसेंट चाहिए कमिटी का, जो हमारे पास अंडर सेक्शन 4A सबसेक्शन 1 जो है बनाई गई है। इसके बाद आ गया नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास, दैट इज 4BA डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक सेपरेट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश किया जाएगा जो हेड किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा, जो कि एक ऑफिसर होना चाहिए एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का। रोल क्या होगा, जो डायरेक्टर है प्रोसिक्यूशन का वो रिस्पॉन्सिबल होगा कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशंस केसेस में इस एक्ट के अंदर। फिर आ गया सुपरविजन हमारे पास, जो डायरेक्टर है प्रोसिक्यूशन का वो वर्क करता है अंडर ओवरऑल सुपरविजन या फिर जो कंट्रोल है डायरेक्टर का, CBI DSPE जो डायरेक्टर हैं। फिर आ गया हमारे पास अपॉइंटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को बेस्ड ऑन जो रिकमेंडेशन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC की। टेन्योर क्या है, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो सर्व करेंगे एटलीस्ट 2 साल के लिए रिगार्डलेस जो अदर सर्विस रूल्स हैं। तो अब हमें क्या याद रखना है सेक्शन 4BA में, तो सेक्शन 4BA सबसे पहले तो बात किसकी करता है, ये बात करता है हमारे पास डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की। सबसे पहला बात बताई गई है कि यहाँ पे एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगी, जिनके जो है एक डायरेक्टर होंगे जो इसको हेड करेंगे, और इनका जो रैंक है वो होना चाहिए एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी रैंक। दूसरी जो बात बताई गई है, इनका काम क्या है, इनका काम है कंडक्ट करना प्रोसिक्यूशन को इस एक्ट के अंदर जितने भी केसेस हैं। तीसरा है कि सुपरविजन, ये किसके अंडर काम करेगा, ये सुपरविजन के जो डायरेक्टर हैं हमारे पास उनके सुपरविजन के अंडर काम करेगा। ये डायरेक्टर CBI के भी हो सकते हैं और ये जो DSPE के जो डायरेक्टर हैं ये भी हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जो हमारे पास डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर है प्रोसिक्यूशन के, इनका अपॉइंटमेंट होगा CVC जो है हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे। फिर आ गया इनका टेन्योर हमारे पास, इनका जो टेन्योर होगा वो होगा 2 साल तक का, तो ये एटलीस्ट 2 साल तक सर्व करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली 5 पॉइंट है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में। पहला तो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा और डायरेक्टर हेड करेंगे, जूनियर सेक्रेटरी रैंक के होने चाहिए। काम है इनका कंडक्ट करना प्रोसिक्यूशन। इनका जो ओवरऑल सुपरविजन है वो डायरेक्टर जो है CBI के और DSPE के जो डायरेक्टर हैं वो करेंगे। CVC की रिकमेंडेशन पे आएंगे। मिनिमम टेन्योर होगा इनका 2 साल का।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 4C, दैट इज अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अबाउ एक्सटेंशन एंड कर्टेलमेंट ऑफ देयर टेन्योर एटसेट्रा। अब ये बात करते हैं जो हमारे पास पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की या उनके अबव रैंक की, उनका एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट जो है टेन्योर का, वो कैसे डिसाइड होता है। पहली बात है कौन कवर किया गया है, ये अप्लाई करता है ऑफिसर्स को जो रैंक है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दैट इज एसपी एंड अबव एक्सेप्ट द डायरेक्टर। तो डायरेक्टर को छोड़ के एसपी से ऊपर जितने भी रैंक हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर डिसीजंस, अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन कर्टेलमेंट जो है टेन्योर का इन ऑफिसर्स का, वो किया जाता है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब रिकमेंडेशन कमेटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक्ट करेगी बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस कमेटी से, जो कंसिस्ट करेंगी 4 मेंबर्स होंगे। पहला है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी, ये चेयरपर्सन होंगे। फिर आगे विजिलेंस कमिश्नर्स, ये मेंबर्स होंगे। सेक्रेटरी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ये मेंबर होंगे। फिर आगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की, ये हमारे पास मेंबर होंगे। तो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस सेक्शन 4C की वो इसी स्लाइड में है, तो मैं यहीं पे इसका जिस्ट करवा देती हूँ। पहली बात सेक्शन है हमारे पास 4C किसकी बात करता है, ये बात करता है अपॉइंटमेंट जो है हमारे पास एसपी की प्लस इनके जो हायर रैंक्स हैं। पहली बात है कि किनकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, एप्लीकेशन है एसपी प्लस हायर रैंक एक्सेप्ट जो डायरेक्टर है, तो ये डायरेक्टर पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन। दूसरा है कौन अपॉइंट करेगा, अथॉरिटी कौन होगी जो ये सब देखेगी, जो टेन्योर है, कर्टेलमेंट है, एक्सटेंशन है, उसका अथॉरिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा हमारे पास बात करता है रिकमेंडेशन कमिटी की। रिकमेंडेशन कमिटी में 4 हैं हमारे पास मेंबर्स। पहला है हमारे पास जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये हमारे पास चेयरपर्सन होंगे। फिर 3 जो है हमारे पास मेंबर होंगे। दूसरे होंगे विजिलेंस कमिश्नर्स, ये मेंबर होंगे। तीसरा आ गया हमारे पास सेक्रेटरी जो होगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, ये मेंबर होंगे। फोर्थ आ गया सेक्रेटरी होगी जो डिपार्टमेंट है ऑफ पर्सनल का, ये जो है हमारे पास मेंबर्स होंगे। तो आपको जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्टर की बात नहीं की गई है। फिर आ गया अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है। रिकमेंडेशन आप कमिटी ज़रूर याद रखें क्योंकि यहाँ पे 4 मेंबर्स हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। आपको 3 अथॉरिटीज सही दे सकते हैं और 1 गलत दे सकते हैं और आपको बता सकते हैं चूज द रॉन्ग वन। तो यहाँ पे आप चारों चीज़ें CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, फिर विजिलेंस कमिश्नर्स, तो यहाँ से आप C हटा देंगे। फिर सेक्रेटरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, वो मेंबर होंगे। फिर आगे सेक्रेटरी जो है आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का, वो मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट। कमिटी मस्ट कंसल्ट द डायरेक्टर बिफोर फाइनलाइजिंग इट्स रिकमेंडेशन। तो कमिटी है उसको कंसल्ट करना ज़रूरी है डायरेक्टर से जो रिकमेंडेशन है उसको फाइनलाइज करने से पहले। फिर आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्शन आफ्टर रिसीविंग द कमिटीज रिकमेंडेशन। जब कमिटी के रिकमेंडेशन रिसीव कर लेता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेंगे ऑर्डर्स जैसा कि उनको ठीक लगता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिशन है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो रिकमेंडेशन ले सकते हैं बट यहाँ पे उनके लिए मैंडेटरी नहीं है उस चीज़ को फॉलो करना, जैसा उनको अप्रोप्रिएट लगता है वो इस हिसाब से जो है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट टू अदर एरियाज, कि जो पावर्स हैं या जुरिस्डिक्शन है स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का वो दूसरे एरियाज में किस एक्सटेंट तक जो है वो जाता है। पहला बात करता है एक्सटेंशन टू अदर एरियाज। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर जो निकाल के एक्सटेंड कर सकती है पावर्स और जुरिस्डिक्शन स्पेशल पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, जो कि शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास DSP के लिए, किसी भी एरिया में किसी एक स्टेट की इंक्लूडिंग जो रेलवे एरियाज हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफेंसेस जो नोटिफाई किए जाएंगे सेक्शन 3 के अंडर। फिर आ गया फंक्शंस क्या होंगे एक्सटेंडेड एरियाज में। पावर्स जब एक्सटेंड की जाती हैं तो DSPE ऑफिसर्स परफॉर्म करेंगे फंक्शंस पुलिस ऑफिसर का उस एरिया में। ऐसा जब वो कर रहे हैं तो डीम्ड माना जाएगा कि वो मेंबर्स हैं लोकल पुलिस फोर्स के और उनकी सेम पावर्स होंगी, प्रिविलेजेस होंगी, ड्यूटीज़ होंगी और लाइबिलिटीज़ होंगी जैसा कि एक लोकल पुलिस ऑफिसर्स की होती हैं। तो इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, पहली बात सेक्शन नंबर 5 है,
दूसरा है ये एक्सटेंशन की बात करता है, जो हमारे पास स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है दूसरे एरियाज़ में उसका कितना एक्सटेंशन है। पहली बात, एक्सटेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट है पावर और जो जुरिस्डिक्शन है वो किसी भी एरिया में किसी भी स्टेट के इसको एक्सटेंड कर सकता है, और ये इंक्लूड करेगा जो हमारे पास रेलवे एरियाज़ हैं उनको। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। दूसरा है कि जब फंक्शंस क्या होंगे जब एक्सटेंड किया जाता है इनके मेंबर्स के। पहला है एज पुलिस ऑफिसर्स ये एक्ट करेंगे। दूसरा है इनके जो पावर्स प्रिविलेजेस होंगी वो एक लोकल जो पुलिस ऑफिसर होगा उस एरिया का उसके जितनी जो है होंगी। तो आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, फिर आ गया फंक्शंस पुलिस ऑफिसर के हैं, सारी पावर्स प्रिविलेजेस एक लोकल पुलिस ऑफिसर की हैं उस एरिया के। फिर आ गया पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सब इंस्पेक्टर रैंक एंड अबव। जो DSPE ऑफिसर्स हैं सब इंस्पेक्टर रैंक और हायर के, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर्स जो है एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की एक्सटेंडेड एरिया में। जब एक्सरसाइज करते हैं ये पावर्स तो वो डीम्ड माने जाते हैं इक्विवेलेंट टू द ऑफिसर इंचार्ज विद इन द लिमिट्स ऑफ दैट स्टेशन। इसमें ये सेक्शन असेंशली अलाउ करता है DSPE को कि वो ऑपरेट कर सकता है बियॉन्ड यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग स्टेट्स या जो स्पेशल एरियाज हैं लाइक रेलवेज विद फुल पुलिस अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो याद रखने की ज़रूरत है वो है हमारे पास जो सब इंस्पेक्टर हैं प्लस उनके जो हायर रैंक हैं उनकी जो पावर होगी वो होगी ऑफिसर इंचार्ज जो है एक पुलिस स्टेशन की उसके बराबर। बाकी सारी जो पावर प्रिविलेजेस हैं वो भी इन्हीं की होंगी, तो वो एज एक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जो हायर हमारे पास अथॉरिटी में आ जाते हैं ऑफिसर इंचार्ज, उनकी जो पावर्स हैं कंपैरेटिवली अदर ऑफिसर्स वो ज़्यादा होती हैं, तो हायर रैंक है तो उनको थोड़ी सी हाई पावर्स दी गई हैं। तो जो जिस्ट है इसका वो ये है कि यूनियन टेरिटरीज़ के बाहर भी ये जो है ऑपरेट किया जा सकता है जो हमारे पास स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, और ये हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कौन कौन से एरियाज में जो है ये लागू होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 6, कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन। तो इसमें कंसेंट क्या होगा स्टेट गवर्नमेंट का जब एक्सरसाइज की जाती है पार्ट्स ऑफ और या जो जुरिस्डिक्शन है इस एस्टेब्लिशमेंट की। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ स्टेट, सेक्शन 5 ऑटोमेटिकली अलाउ नहीं करता DSPE ऑफिसर्स को कि वो एक्सरसाइज करे पावर्स एक स्टेट में अदर देन यूनियन टेरिटरी या फिर रेलवे एरियाज। रिक्वायरमेंट चाहिए कंसेंट का, तो प्रायर कंसेंट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, ये मैंडेटरी है बिफोर DSPE ऑफिसर्स एक्सरसाइज करे अपनी पावर्स या जुरिस्डिक्शन एरिया में। इन शॉर्ट DSPE ऑपरेट नहीं कर सकता एक स्टेट में बिना स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के। तो याद रखने वाला क्या है, सबसे पहले सेक्शन 6 है हमारे पास, ये बात करता है जो कंसेंट है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट का एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है। पहली बात बताई गई है कि ये ऑटोमेटिकली जो है अप्लाई नहीं होगा, अलाउ नहीं कर सकता है DSPE ऑफिसर्स को कि वो स्टेट में जाके एक्सरसाइज करे अपनी पावर्स। दूसरा है कि इसमें जो है प्रायर कंसेंट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। तो आपको अगर जिस्ट देखना है इस सेक्शन का तो आपको जो है ये प्रॉपर लाइन आप एक बारी पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि DSPE ऑपरेट नहीं कर सकता एक स्टेट में बिना स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पे प्रायर कंसेंट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का अलाउ करने के लिए एक स्टेट में इस एस्टेब्लिशमेंट को काम करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 6A, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए कंडक्ट करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहला आ गया प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड। DSPE इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर नहीं कर सकता है ऑफेंसेस में अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बिना प्रायर अप्रूवल के सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर एलिगेशन इन्वॉल्व करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो ऑफ द लेवल ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी या अबव या फिर ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉरपोरेशंस में, गवर्नमेंट कंपनीज में, सोसाइटीज़ में, लोकल अथॉरिटीज़ में जो ओन या कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक्सेप्शन क्या है, ऑन द स्पॉट अरेस्ट, कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है अगर एक पर्सन को पकड़ा गया है एक्सेप्ट करते हुए या अटेम्प्ट टू एक्सेप्ट के लिए इलीगल ग्रेटिफिकेशन ऑन द स्पॉट पे अदर देन जो लीगल रिम्यूनरेशन है एज पर सेक्शन 7C ऑफ द एक्ट।
7 से यहाँ पे हमारे पास PCA की बात करता है। इन शॉर्ट जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं वो रिक्वायर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल DSPE इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक्सेप्ट इमीडिएट केसेस जो है ब्राइबरी के, जो कॉट इन द एक्ट हैं। तो सेक्शन 6A का जिस्ट क्या है हमारे पास? सेक्शन 6A का जिस्ट है हमारे पास अप्रूवल चाहिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टिगेट या कंडक्ट करने के लिए इंक्वायरी या फिर जो है इन्वेस्टिगेशन। पहला आ गया इसमें हमारे पास कि जितने भी हमारे पास PCA के ऑफेंसेस हैं उसके लिए यहाँ पे अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। किन केसेस में? पहला आ गया जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी या फिर जो अबव लेवल के ऑफिसर्स हैं उनकी बात की गई है। दूसरा, जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कॉरपोरेशंस में, गवर्नमेंट कंपनीज में, लोकल अथॉरिटीज़ में जो ओन या कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी के लिए यहाँ पे अप्रूवल चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा आ गया हमारे पास एक्सेप्शन आ गई हमारे पास ऑन द स्पॉट जो अरेस्ट होती हैं, जहाँ पे रंगे हाथों रेड हैंडेड कॉट किया जाता है जो हमारे पास यहाँ पे अक्यूज होते हैं उनको, कि रंगे हाथों उनको रिश्वत लेते पकड़ा गया है, तो वहाँ पे जो है कोई प्रायर जो अप्रूवल है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो याद रखना है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। किन केसेस में चाहिए? जो जॉइंट सेक्रेटरी प्लस अबव रैंक का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किए हैं। एक्सेप्शन है हमारे पास जो ट्रैप केसेस या ऑन द स्पॉट जो अरेस्ट होते हैं। सेक्शन 7 जो है वो रिपील कर दिया गया है ऑर्डिनेंस 22 ऑफ 1946 के द्वारा। ये रिपील किया गया है बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट एक्ट 1950 35 ऑफ 1950 सेक्शन 2 एंड शेड्यूल 1। इसमें जो याद रखना है वो आपको याद रखना है रिपीलिंग जो एक्ट है दैट इज़ रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 1950। एक्ट नंबर भी याद रखना है 35 ऑफ 1950। बहुत आजकल कंपटीशन को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए जो रिपीलिंग एक्ट्स है वो भी पूछे जाते हैं, तो आप सेक्शन 7 का जो है ध्यान रखें। इसी के साथ जो है हमारा ये वाला एक्ट कंप्लीट होता है। इसका एक कंपाइल्ड वीडियो, क्योंकि ये मैंने एक ही सिटिंग में रिकॉर्ड किया है, तो ये जो है 1 शॉट वीडियो जाएगा इस चैनल पे। इफ़ यू लाइक द फॉर्मेट जो मैं पॉइंट वाइज करवाती हूँ, यू कैन गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज आपको जैसे अगर दूसरे तरीके से पढ़ना है जहाँ पे सिर्फ बेयर एक्ट की PDF जो रीड करवाते हैं टीचर्स, तो अगर आपको वो फॉर्मेट पसंद है तो आप वो बता सकते हैं, हम उस फॉर्मेट में भी जो है एक्ट्स करवा देंगे। लेकिन फॉर मी और जितना ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये फॉर्मेट याद करना जो है कीवर्ड्स वाला थोड़ा सा इजी है। सो कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रीड इट एंड वी ट्राई टू कमेंट बैक ऑल्सो जितने भी हमारे पास कमेंट आते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। बाकी अभी के लिए जो है हमारे पास CBI जो APP है उसी की सीरीज़ कंटिन्यू होगी। जहाँ तक मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ है वो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम जो है साइड बाय साइड करें, लेकिन अभी फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड जो रिक्वायरमेंट है फ़िलहाल CBI APP एग्ज़ाम की, तो उसी हिसाब से लेक्चर्स आएंगे। बाकी जो है इस लेक्चर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।